हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते सुपरफास्ट 100 की ओर। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 131वें दिन भी जारी है। किसान कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर बॉर्डर पर डटे हुए। इसी बीच आज भारतीय किसान यूनियन की ओर से संयुक्त मोर्चा के ऐलान पर आज देश भर में किसानों ने FCI दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन किया। अंबाला कैंट में भारतीय किसान यूनियन ने प्रदर्शन किया। इस दौरान किसानों ने मांग की कि FCI को फसल खरीद से बाहर ना किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें फसल खरीद में दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें गेट पास, मैसेज सिस्टम, बारदाना नमी 14 से घटाकर 12 घंटे करने की अपील की। और वहीं FCI दफ्तर के बाहर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए थे। वहीं पुलिस का कहना है कि किसान लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करें, कानून व्यवस्था को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। फतेहाबाद में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने भारतीय खाद्य निगम के बाहर धरना दिया। इस दौरान किसान FCI के गोदाम के बाहर एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी की। किसानों का कहना है कि वो भारतीय खाद्य निगम को बचाने के लिए यहां खड़े हुए हैं। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक पूरे देश में भारतीय खाद्य निगम के बाहर किसानों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। गोहाना में भी किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा FCI को बंद किए जाने के विरोध में गोदामों और ऑफिस के बाहर धरना दिया। इस दौरान किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार FCI को बंद कर अपने चहेतों को लाभ देना चाहती है। इससे किसान, गरीब मजदूर को नुकसान होगा। किसानों के धरने प्रदर्शन के चलते FCI के बाहर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। किसानों के धरने प्रदर्शन को कई सामाजिक संगठनों ने पहुंचकर अपना समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि वो किसानों की इस लड़ाई में उनके साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सैकड़ों किसानों ने FCI गोदाम के बाहर पहुंचकर प्रदर्शन करते हुए घेराव किया। इस दौरान किसान नेताओं ने FCI बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। किसानों ने कहा कि सरकार की ओर से 1 अप्रैल से गेहूं खरीद के दावे किए गए थे, लेकिन किसानों को गेट पास के नाम पर आज भी परेशान किया जा रहा है। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इसी कड़ी में सोनीपत FCI के बाहर किसानों ने धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर सोनीपत FCI में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संघर्ष समिति ब्लॉक जाखल के मजदूरों ने FCI बचाओ को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेता लाभ सिंह उदयपुर ने बताया कि केंद्र सरकार FCI को खत्म कर रही है, जो कि सरासर गलत है। किसान नेता ने कहा कि FCI ही एक ऐसा माध्यम है जो पूरे देश में गेहूं की फसल की खरीद करता है। अगर FCI दूसरी खरीद एजेंसियों के माध्यम से गेहूं खरीद करेगी तो किसान की फसल की पूरी खरीद ही नहीं हो पाएगी। कैथल में भी संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर FCI के दफ्तरों के बाहर किसानों और कर्मचारी यूनियन के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि सरकार धीरे धीरे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को बंद करने की योजना बना रही है। किसानों ने सरकार से मांग की है कि मंडियों को बंद न किया जाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आंदोलन आगे और तेज होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर देश भर में आज FCI बचाओ दिवस मनाया जा रहा है। किसान संगठनों के सदस्य कंगनपुर रोड स्थित FCI गोदाम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गोदाम के सामने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी किसानों का कहना था कि सरकार मुनाफे के उपक्रमों को पूंजीपतियों को सौंपने का काम कर रही है, जिसका वो विरोध जता रहे हैं। गोदामों और भंडारण को निजी हाथों में सौंपकर सरकार TDS सिस्टम को खत्म करने की कोशिश में जुटी हुई है। हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर नियमों में बड़ा परिवर्तन किया गया है। कृषि मंत्री JP दलाल ने बताया कि अब किसानों को बिना SMS के मंडियों का गेट पास दे दिया जाएगा। साथ ही कहा कि किसानों को मेरा फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
कृषि मंत्री ने कहा कि गेहूं की खरीद का कोई अंतिम टारगेट नहीं है। सरकार किसानों के गेहूं का एक एक दाना खरीदेगी और खरीद के 72 घंटों में किसानों को खरीद का पैसा उनके खाते में दे दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जेपी दलाल ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह करती है। हम किसानों को सुविधा देते हैं तो कांग्रेस परेशान होती है। किसान आंदोलन में और तेजी लाने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा ने मैं भी किसान हूं नामक हस्ताक्षर अभियान की सिरसा से शुरुआत की। इस दौरान किसान नेता लखविंदर सिंह औलख और मैक्स साहूवाला ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने बताया कि किसान आंदोलन अब जन आंदोलन बन चुका है। अभियान के तहत सभी शिक्षण संस्थाओं और गांव-गांव जाकर किसान आंदोलन से जुड़ने के लिए हस्ताक्षर लिए जाएंगे। हस्ताक्षर अभियान के साथ साथ आंदोलन में और तेजी लाने के लिए किसानों के हितैषी रहे धन्ना भगत का जन्म दिवस भी 20 अप्रैल को मनाया जाएगा। कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग को लेकर किसान निरंतर दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। भावदीन टोल प्लाजा पर पंजाब की ओर से आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली में आई किसानों और साथ ही आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों को हर आधुनिक सुख सुविधा मौजूद दिखी। ट्रॉली में पंखों से लेकर बिजली से जुड़े सभी इंतजाम नजर आए। साथ ही गर्मी को देखते हुए ट्रॉली में ही फ्रिज भी लगाया गया। ट्रॉली में सवार किसान पंजाब से 6 महीने का राशन लेकर दिल्ली बॉर्डर की ओर कूच कर रहे हैं। और वहीं किसानों ने बताया कि इस ट्रॉली को तैयार करने में 1 महीने का समय और करीब 3.5 लाख रुपए का खर्च आया है। बल्लभगढ़ की मंडी में पुरानी रंजिश के चलते बदमाशों ने आड़ती और किसान सहित 3 लोगों की गोली मारकर उन्हें घायल कर दिया। इस दौरान अपनी फसल बेचने एक किसान और एक पल्लेदार भी गोली लगने से घायल हो गए। आड़ती और किसान को गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि 3 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से एक की हालत गंभीर बनी हुई। आड़ती की गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे दिल्ली रेफर किया। सिरसा जिले में साल 2019-20 में खराब हुई नरमा कपास की फसल का बीमा जारी कर दिया। ये जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर बाबूलाल ने दी। उन्होंने कहा कि जिले के अलग अलग गांव में नरमा कपास की फसल खराब हुई थी। सर्वे के बाद रिपोर्ट बनाकर मुख्यालय को भेज दी गई। अब बीमा की राशि जारी हो चुकी है और किसानों के खातों में भेजी जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अलग अलग गांव में खराब हुई फसलों का मूल्यांकन करने के बाद 17,000, 20,000 और 25,000 रुपए प्रति एकड़ तक का मुआवजा किसानों के खाते में भेजा जा रहा है। बता दें कि जिस गांव में कम नुकसान हुआ है वहां 17,000, जहां फसलों को ज्यादा नुकसान हुआ वहां 25,000 प्रति एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। डॉक्टर बाबूलाल ने बताया है कि साल 2016 से अब तक जिले में बीमा क्लेम के रूप में किसानों के खातों में कुल 983 करोड़ रुपए की राशि भेजी जा चुकी है। महम के गांव खरकड़ा के किसान फसल के पंजीकरण न होने से परेशान हैं। किसानों ने चंडीगढ़ की बजाय मार्केट कमेटी से ही टोकन दिए जाने की मांग की। किसानों का कहना है कि खेत से फसल को लेकर घर लेकर आना और फिर मंडी में लेकर जाना किसानों के लिए काफी नुकसानदायक और खर्चीला भी है। और जिसको लेकर किसानों ने नायब तहसीलदार से मुलाकात की। नायब तहसीलदार ने किसानों से 2 दिन में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया। हरियाणा में जम्मू कश्मीर बोर्ड से 8 जनवरी 2013 को डीएड डिप्लोमा पास कर वाले जेबीटी टीचर्स को बड़ा झटका लगा। शिक्षा विभाग ने वैसे आवेदकों की लिस्ट देने के लिए जिला मौलिक अधिकारियों को आदेश जारी कर दिया है। ऐसे आवेदकों को नोटिस जारी कर उनकी पात्रता रद्द करने के आदेश दे दिए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार नियुक्ति प्राप्त करने वालों की जानकारी 3 दिनों में परफॉर्म के आधार पर दी जाएगी। निदेशक मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों अंबाला, हिसार, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, नारनौल, यमुनानगर और नूंह को पत्र लिखा गया है। इन आदेशों में कहा गया है कि किसी भी तरह की कोताही के लिए वो खुद जिम्मेदार होंगे। आपको बता दें कि 2014 में इस भर्ती का रिजल्ट जारी हुआ था और हाईकोर्ट के आदेशों के बाद 2017 में ज्वाइनिंग हुई थी। इस दौरान बहुत से ऐसे चयनित अध्यापक थे जिन्होंने विज्ञापित जेबीटी पद के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 के बाद 12 दिसंबर 2012 के बाद जम्मू एंड कश्मीर से डीएड डिप्लोमा पास किया था।
ऐसे उम्मीदवारों का चयन हरियाणा कर्मचारी चयन बोर्ड ने रद्द कर दिया था। दरअसल आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 दिसंबर 2012 थी, जबकि जम्मू कश्मीर बोर्ड से डीएड डिप्लोमा का रिजल्ट 8 जनवरी 2013 को घोषित हुआ था। कोरोना की बेकाबू रफ्तार डराने लगी है। पहली बार नए आंकड़े 1 लाख के पार पहुंच गए हैं और वहीं पिछले एक महीने में कोरोना महामारी से 7,553 लोगों की जान गई और एक्टिव केसों की संख्या 5.5 लाख की बढ़ोतरी से अभी बढ़ती ही जा रही है। कोरोना काल में पहली बार देश में 24 घंटे में कोरोना के 1,03,558 नए केस सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 478 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। महाराष्ट्र में एक दिन में 57,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए और इनमें अकेले मुंबई में रिकॉर्ड 11,000 से ज्यादा केस हैं। भारत में कुल सक्रिय मामले 7,41,830 तक पहुंचे। वहीं 5 राज्यों महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और पंजाब में सबसे ज्यादा सक्रिय मामले हैं। देश के 14 राज्यों में सक्रिय मामले 10,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं, जिनमें 3 राज्यों में 35,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच देश में टीकाकरण अभियान तेजी से चल रहा है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली। लखनऊ के सिविल अस्पताल में सीएम योगी ने भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की पहली डोज ली। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने पात्र लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की। उन्होंने कहा कि देशवासियों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त में उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। साथ ही उन सभी वैज्ञानिकों का मैं अभिनंदन करता हूं जिन्होंने समय से भारत में 2 वैक्सीन लॉन्च की। हरियाणा सरकार ने लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने के लिए भीड़भाड़ वाली जगहों और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगानी शुरू कर दी हैं। प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी की। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। नई एसओपी के अनुसार अब अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकेगा और वहीं अन्य कार्यक्रमों के लिए तय स्थान की क्षमता से आधे लोगों की उपस्थिति की अनुमति होगी। बंद हॉलों में 200 से ज्यादा लोगों को शामिल नहीं किया जा सकता। हरियाणा में कोरोना की रफ्तार थम नहीं रही। बीते 24 घंटे में 1,904 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसमें से गुरुग्राम से 555, पंचकुला से 200, करनाल से 185 और फरीदाबाद से 151 नए मामलों की पुष्टि हुई। पानीपत से 142, कुरुक्षेत्र से 135 नए कोरोना केसेस सामने आए। प्रदेश में एक दिन में कोरोना से 7 लोगों की जान गई है और प्रदेश में अब तक 3,191 मरीजों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में कोरोना के कुल आंकड़े 2,98,133 पहुंच चुके हैं। वहीं एक दिन में 1,110 मरीजों ने कोरोना को मात दी और जिसमें से अब तक 2,82,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी। सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन लोग सोशल डिस्टेंसिंग और अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगा रहे हैं। सोनीपत के सिविल अस्पताल में कोविड के नियमों की कर्मचारी जमकर धज्जियां उड़ाते नजर आए। कोविड रिपोर्ट देने वाले केंद्र पर महिला कर्मचारी बिना मास्क के काम करती नजर आई। कर्मचारी के पास मास्क पहनने का पोस्टर लगा हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कि मास्क पहनकर रखें, नहीं तो पर्ची नहीं कटेगी। लेकिन बावजूद इसके महिला कर्मचारी बिना मास्क के काम करती नजर आई। और वहीं जब इस मामले में महिला कर्मचारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनसे मास्क लगाकर काम नहीं होता। सिरसा में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सिरसा में टीकाकरण अभियान में अब तेजी आ गई है। लगातार कोरोना के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टीकाकरण में तेजी लाने के लिए विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और इसके तहत सिरसा की रेलवे कॉलोनी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रेलवे कर्मचारियों और आमजनों को कोविड वैक्सीनेशन का टीकाकरण किया जा रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड इस बार नकल रोकने को लेकर ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। इस बार शहर और गांवों के तमाम स्कूलों में दूसरे स्कूलों के अध्यापकों को ड्यूटी पर लगाया जाएगा। बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह और सचिव राजीव प्रसाद ने बताया कि इस बार पहले से ज्यादा सख्त नियम बनाए जा रहे हैं। बोर्ड की परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देते मिलने पर निश्चित तौर पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
और वही नकल करने में संलिप्त पाए जाने पर इस बार 2 की बजाय 3 साल तक विद्यार्थी को परीक्षा से बाहर किया जाएगा। बोर्ड अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी सूरत में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी हरियाणा करेगा, जिसके मद्देनजर हरियाणा सरकार की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तर के खेल स्टेडियम तैयार किए जा रहे हैं। अंबाला छावनी में वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम तैयार किया जा रहा है। 12 एकड़ की भूमि में तैयार ये स्टेडियम वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में सबसे पहले फीफा अप्रूव्ड सिंथेटिक टर्फ वाला फुटबॉल ट्रैक, जिसकी पेरीफेरी में 400 मीटर का सिंथेटिक ट्रैक रनिंग होगा और रिले दौड़ के लिए ये बनाया जा रहा है, जिसमें 3750 ऑडियंस के बैठने की कैपेसिटी है। इसके अलावा ऑल वेदर स्विमिंग पूल, जिसके अंदर 2 स्विमिंग पूल बनाए जा रहे हैं। और वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी ने बताया कि अंबाला छावनी के बहु क्षेत्र में हॉकी ग्राउंड बनाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज ने 30 लाख रुपए दिए हैं। पृथला कैटल बिहारी मेडिकल अस्पताल के बाहर लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया। दरअसल लोगों ने सरकार पर नौकरियों में भेदभाव करने का आरोप लगाया। लोगों का कहना है कि वो अब इस धरने को तभी खत्म करेंगे जब क्षेत्र के युवाओं को नौकरी मिलेगी। और वहीं लोगों का कहना है कि पहले भी 400 से 500 कर्मचारी काम करते थे, जो कि यहीं के रहने वाले थे, लेकिन अब बाहर के लोगों को यहां पर भर्ती करके भेजा जा रहा है, जबकि क्षेत्र के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। वहीं बराड़ा क्षेत्र में नगरपालिका को बने काफी समय हो गया, लेकिन बराड़ा के लोग अभी भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। बराड़ा के वार्ड नंबर 9 सिंहपुरा कॉलोनी वासी जो है वो नालियों के गंदे पानी की निकासी नहीं होने से परेशान हैं। उन्होंने इसकी शिकायत नगर पालिका को भी की, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। परेशान होकर कॉलोनी वासियों ने सीएमओ को भी ट्वीट कर मदद की गुहार लगाई। यमुनानगर में प्रताप नगर में नारकोटिक्स की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक युवक को 1.5 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया। पकड़े गए चरस की कीमत बाजार में करीब 80,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए तस्कर की पहचान रुखसार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि इस पूरे नेटवर्क के तार उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए। टीम का कहना है कि जल्द ही उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा जहां से ये युवक इस चरस को लेकर आया था। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा। कैथल पुलिस ने एटीएम कार्ड की क्लोनिंग करके पैसे निकालने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने करीब 1000 एटीएम क्लोन करके धोखाधड़ी करने की वारदातों को कबूला है। दरअसल पुलिस को शिकायतें मिल रही थी कि कुछ लोग एटीएम धोखाधड़ी करके लोगों के पैसे हड़प रहे थे। और इसी बीच पुलिस ने टीम बनाकर साइबर सेल की सहायता ली और आरोपियों को हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि लोग एटीएम में खड़े हो जाते थे और बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते थे। ये लोग बुजुर्गों को बातों में लगाकर उनके एटीएम से पैसे निकलवाने में सहायता करने के बहाने अपनी मशीन में स्वैप कर लेते थे और एटीएम का डेटा डाउनलोड कर लेते थे और फिर पैसे निकालते समय पासवर्ड नोट कर लेते थे। नांगल चौधरी के नाज मंडी में फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से लोगों ने खुशी जाहिर की। दरअसल विधायक से क्षेत्र के लोगों ने आग्रह किया था कि फसल की कटाई का समय चल रहा है तो नांगल चौधरी में एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी खड़ी कराई जाए ताकि आगजनी होने पर उस पर तुरंत कार्रवाई कर जान माल का बचाव किया जा सके। इस मामले में विधायक ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों से आग्रह किया कि गाड़ी नांगल चौधरी में तब तक खड़ी रहे जब तक फसल की कटाई का समय चल रहा है। नीलोखेड़ी में नेशनल हाईवे के पास जूतों से भरे एक वाहन में अचानक आग लग गई। आग धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि इसने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। कार सवारों का कहना है कि ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा हुआ था। वहीं मामले की सूचना पुलिस और फायर ब्रिगेड को दी गई। हालांकि तब तक पूरी कार जलकर राख हो गई थी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली हमले में 22 जवान शहीद हो गए। नक्सलियों की इस कायराना हरकत के बाद गृह मंत्रालय अलर्ट मोड में आ गया है और नक्सलियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के
जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सुकमा बीजापुर बॉर्डर पर हुए नक्सली हमले में जान गंवाने वाले 14 सुरक्षाकर्मियों को जगदलपुर में श्रद्धांजलि दी। बिहार में कोरोना के बीच बढ़ते मामलों के बीच कोचिंग सेंटर बंद कराए जाने से स्टूडेंट नाराज हैं। सोमवार को सासाराम में स्टूडेंट्स ने हंगामा किया और तोड़फोड़ के साथ आगजनी हुई। इस मामले में पुलिस ने 9 छात्रों को गिरफ्तार किया। दरअसल सासाराम के पोस्ट ऑफिस चौराहा और गोरक्षिणी बाजार में उस वक्त आगजनी शुरू हो गई जब सैकड़ों की संख्या में छात्रों ने हंगामा करना शुरू किया। इन लोगों ने कलेक्ट्रेट परिसर में घुसकर यात्री शेड को आग के हवाले किया। इसी बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। उपद्रवी छात्रों को नियंत्रण में करने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों का कहना है कि तमाम तरह की गतिविधियां संचालित हैं, लेकिन सिर्फ कोचिंग संस्थान और शिक्षण संस्थानों को बंद किया जा रहा है। पाकिस्तान की एक आतंकवाद विरोधी अदालत ने मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के 5 साथियों को आतंकी वित्तपोषण का दोषी माना। सईद की प्रतिबंधित संगठन जमात उल दावा के 5 नेताओं को अदालत ने 9 साल की कैद की सजा सुनाई। म्यांमार में फौजी तानाशाही प्रदर्शनों के दौरान सेना के स्नाइपरों ने शनिवार देर रात और रविवार को यंगून में चारों ओर मांडले में 2 लोकतंत्र समर्थकों को गोली मार दी। देश में जारी असंतोष के बीच बलों के बल प्रयोग में लगभग 560 नागरिकों की मौत हो चुकी है। चक्रवात की वजह से इंडोनेशिया और पूर्वी तिमोर में भारी बारिश, अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन से रविवार को 44 लोगों की मौत हो गई। अब तक 38 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं। हजारों परिवार बाढ़ में डूबकर अपना घर छोड़कर दूर चले गए हैं। चीन के झेजियांग प्रांत में समुद्र में रविवार को मछली पकड़ने वाली एक नौका डूब गई। हादसे में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही 4 लोग लापता हैं। पूरी दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर का डर सता रहा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में भी कोरोना वायरस के मामलों का आंकड़ा दोबारा से अपने पीक पर पहुंचता नजर आ रहा है और इसे ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश की सरकार ने सोमवार से पूरे 1 हफ्ते के लिए देशव्यापी लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी कि सोमवार को शेयर बाजार लाल निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स जो है वो 305.03 अंकों के साथ 497.24.80 के स्तर पर खुला। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन यानी सोमवार को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 82 अंक यानी कि 0.55% की गिरावट के साथ 14,785.40 के स्तर पर खुला। सोमवार को 688 शेयरों में तेजी आई, 719 शेयरों की गिरावट आई और वहीं 107 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि कर चोरी के मामले में उनके बैंक खातों को गैरकानूनी तरीके से फ्रीज किया गया और ये प्रताड़ित करना है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष से आयकर रिटर्न भरवाना अनिवार्य किया। अगर आपकी आय पीडीएस के दायरे में आती है तो रिटर्न दाखिल करना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही सभी व्यक्तिगत करदाताओं के लिए पैन कार्ड रखना भी जरूरी हो गया है। आरबीआई की 5 अप्रैल से मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की 3 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने और खुदरा महंगाई को 4% के दायरे में रखने के सरकार के दबाव के बीच आरबीआई नीतिगत दरों को यथावत रख सकता है। बांग्लादेश में हुई ट्राई नेशन सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट टीम ने भारत को हरा दिया और सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने फाइनल में भारत पर 62 रनों की शानदार जीत दर्ज की। मुंबई में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर बड़ा ऐलान किया। बीसीसीआई ने बताया है कि 9 अप्रैल से शुरू होने वाले आईपीएल मैच मुंबई में ही होंगे। सौरव गांगुली ने तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए कहा कि आईपीएल के बारे में जानकारी साझा करते हुए कि मैच में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा और टूर्नामेंट अपने तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे। टोक्यो ओलंपिक के शुरू होने में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। इसी बीच जापानी तैराक रिकाको इकी ने जापान के राष्ट्रीय चैंपियनशिप के जरिए टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। अक्षय कुमार ने रविवार को अपने कोरोना संक्रमित होने की खबर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि वो होम क्वारंटीन हो गए। अब कोरोना होने के बाद अक्षय को अस्पताल में भर्ती किया गया। अक्षय ने ट्वीट कर अस्पताल में भर्ती होने की जानकारी साझा की।
अभिनेता अक्षय कुमार के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब उनकी फिल्म राम सेतु के सेट पर 45 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और सभी इस वक्त क्वारंटीन हैं। अक्षय कुमार के बाद भूमि पेडनेकर कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसकी जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी। भूमि ने बताया कि वैसे तो वो बेहतर महसूस कर रही हैं, लेकिन कोरोना से संक्रमित हैं। लगातार बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कोरोना संक्रमित होने की खबरें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में अब विकी कौशल ने भी फैंस को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने की खबर इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ साझा की। छोटे पर्दे के रियलिटी शो बिग बॉस 13 पे हिमांशी खुराना ने आसिम रियाज संग शादी को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि दोनों को ही जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। दोनों को आगे करियर भी बनाना है और शादी एक बड़ा कमिटमेंट होती है। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कपिल शर्मा ने अपने बेटे का नाम सोशल मीडिया पर बताया। नीति मोहन ने कपिल से उनके बेटे का नाम पूछा था तो कपिल ने बताया कि उन्होंने अपने बेबी बॉय का नाम ऋषान रखा है। नागिन फेम सुरभि ज्योति इस वक्त मालदीव में वैकेशन एंजॉय कर रही हैं। वैकेशन से एक्ट्रेस अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर भी करती हुई नजर आई। इन तस्वीरों में सुरभि का लुक फैंस को बेहद पसंद आ रहा है।